आज इस क्लास में हम संविधान की प्रस्तावना और उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय है, जिसे हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कहते हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कहते हैं। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है। जहां पे 3 न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। 5 स्वतंत्रताएं जो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। 2 समानता प्रतिष्ठा और अवसर की है और भ्रातृत्व बंधुत्व की परिभाषा से। इस तरीके से हमारा पहला आंसर सही होगा। आज का हमारा अगला सवाल है, जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत के संविधान में क्या चीज नॉर्मली रूप से थी? तो इसका जो सही प्रश्न का उत्तर है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ये व्यवस्था थी। ये आंसर क्यों नहीं होगा सी वाला? क्योंकि इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष फिर से वही वर्ड आ रहा है, इसलिए इसको 76वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी आंसर सही होगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का भाग आत्मा जो है वो उद्देशिका को कहा जाता है। लेकिन बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर जी ने मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को जिसे हम उपबंधों का, संवैधानिक उपबंधों का अधिकार कहते हैं, उस चीज को संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला सवाल है आज का, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो होता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, उससे पहले हम कल की चीज़ों को रिवाइंड कर लेते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया गया है, एकल नागरिकता को लिया गया है, विधि के शासन को लिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को लिया गया है, न्यायिक पुनर्वाविलोकन को लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। वहीं आयरलैंड के संविधान से अगर हम कहें तो क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक ढांचा को फ्रांस के संविधान से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो हम जानते हैं कि संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा को कनाडा से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों को भी कनाडा से लिया गया है और सबल केंद्रीय प्रणाली को भी कनाडा से लिया गया है। यूनियन शब्द जो है वो भी कनाडा से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड से जनमत संग्रह को लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक को भी लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है,
ओम्बुड्समैन की संस्था भारत में किस देश से प्रेरित है? तो ओम्बुड्समैन की संस्था भारत से न्यूजीलैंड से प्रेरित है। बाकी सारी चीज़ें हम जानते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनमत संग्रह रेफरेंडम की अवधारणा किस देश से ली गई है? जनमत संग्रह और रेफरेंडम की अवधारणा को स्विट्जरलैंड के से लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। उद्देशिका का विचार लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। कानून का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है। और कानून के समक्ष समता या समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जैसा कि हम जानते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है संविधान संशोधन। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही तो मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे। आज का हमारा अगला सवाल है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को जापान से लिया गया है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से कानून के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है और कानून का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है और जर्मनी से आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति को जर्मनी से लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और सब लोग अक्सर यही गलती करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ब्रिटेन से ये चीज़ ली गई है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो अमेरिका से ली गई। ये ट्रैप है एक तरीके का। ट्रैप कैसे? स्टूडेंट के लिए ट्रैप कैसे? मौलिक अधिकार की अगर बात करेगा तो अमेरिका है, लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर आ जाएंगे तो यूएसएसआर या उसे हम रूस कह सकते हैं, वहां से लिया गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात करें तो मूल संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 3 शब्द को वर्ष 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें एक धर्मनिरपेक्ष था, एक समाजवाद था और एक अखंडता था। अखंडता था। यहाँ पर जो आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष शब्द का कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यह आंसर होगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है, हाँ ये भी बात सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बात सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये चारों ही कथन इसके सही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग या भाग नहीं बताया है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और प्रस्तावना के भाग की अगर हम बात करें तो किस हिस्से में नहीं बताया गया है? तो प्रस्तावना का भाग इनरी बेरी यूनियन मतलब बेरूबारी यूनियन में नहीं बताया गया है कि संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, और किस किस हिस्से में इसे ये कहा गया है कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। इसमें बताया गया है कि
प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है और इसी के साथ साथ मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के मामले में भी बताया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। आज का हमारा अगला सवाल है कि कब भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इससे पहले अभी हमने पढ़ लिया था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, तो जिसमें एक समाजवादी शब्द है, एक पंथ निरपेक्ष शब्द है, एक अखंडता शब्द है। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में और ये वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि किस मामले में कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो इंद्री बेरूबारी मामले में, लेकिन उद्देशिका संविधान का भाग है ये जो है केशवानंद भारती मामले में कहा गया वर्ष 1973 का मामला है। और यही सेम चीज को मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के मामले में भी रिपीट किया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत जनता है। सही बताना है हमें। संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत जनता है, ये बात सही है। ठीक है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है। ठीक है, इस पे थोड़ा रुकेंगे। लोग संविधान को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग का माध्यम मानते हैं। ठीक है, उपभोग का माध्यम मानते हैं, ये भी हम रुकेंगे। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए अवसर प्रदान करता है, ये बात सही है। ठीक है, तो हमारा पहला और चौथा ये 2 पॉइंट सही हो गया। अपने पास बचे 2 पॉइंट। भारतीय संघ जो है राज्यों की कृति है, ये भी बात सही है। ठीक है, लोग संविधान को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उपभोग मानते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये 3 तरीके के न्याय हैं, ये भी बात सही है। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है। उपभोग कर सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ। तो तीसरा जो है इसमें ऑप्शन, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। कुल मिला के बबल हो रहा है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत जनता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए अवसर प्रदान करता है, ये भी बात सही है। लोग संविधान को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। भारतीय संघ जो है राज्यों की कृति है, ये बात जो है गलत है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं बल्कि राज्य संघ की कृति है। राज्य जो है वो संघ की कृति है, ये बात कहा गया है, ये चीज गलत है। तो इस तरीके से हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो यह लागू किया जा सकता है, नहीं, संविधान की प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, यह गलत है। यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता, यह भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसे लागू नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन सही है। संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी, जिसे हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, इसे भी लागू नहीं किया जा सकता। राज्य का नैतिक दायित्व होता है कि वो उसे जनता के सर्वांगीण विकास के लिए लागू कर सकती है। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य में जो बातें बताई गई हैं उसे भी विधिक स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि संविधान में 3 चीजें ऐसी हैं जिनके विधिक स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता, जिसमें से एक प्रस्तावना है, दूसरा डीपीएसपी है और तीसरा मौलिक कर्तव्य है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली को भी लिया गया है। बाकी हम सब बार बार पढ़ ही चुके हैं। हमारा अगला सवाल है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो हम जानते हैं कि समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से इसके अतिरिक्त प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, प्रस्तावना के विचार को अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, कानून के समक्ष समता, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूसरी पावर भारत में किसके पास है और यह व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यह व्यवस्था जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं। ठीक है, सबसे पहले केंद्र के पास है। अब यहाँ पे ट्रैप होने की गुंजाइश बनती है। केंद्र के पास है, दो अपने पास केंद्र वाले ऑप्शन, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों को किस देश से लिया गया हम बार बार रिकॉल करके पढ़ रहे हैं, तो कनाडा से लिया गया। इस तरीके से अपना बी आंसर सही हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा बी आंसर। कनाडा से और क्या क्या लिया गया है, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, सबल केंद्रीय प्रणाली, यूनियन शब्द को कनाडा के संविधान से लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो अब पहले भी हम कर चुके हैं कि सही संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है? यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात की जा रही है, तो उसमें क्या क्या चीज बताया गया है? तो उसमें मूल अधिकार को भी बताया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत बताए गए हैं, मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अगर हम बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर, जिसे हम आज वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, वहां से लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द पे विशेष फोकस करना है, वरना बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। साम्यवादी राज्य ये जो है ये नहीं है। भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, लेकिन साम्यवादी राज्य की बात, कम्युनिस्ट की बात नहीं करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारतीवाद 1973। इसका बी ऑप्शन सही होगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आधारभूत संरचना सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करना है। इसका बी आंसर सही होगा। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पे विशेष फोकस करना है। तो भारतीय संविधान में कौन सा शब्द विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। अगर हम बात करें तो वार्षिक वित्त विवरण का भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। वहीं हम विनियोग विधेयक की बात करें तो विनियोग विधेयक का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की बात की गई है। अगर हम संचित विधेयक की बात करें तो भारत के संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 266 के 1 में किया गया है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट सवाल है कि बजट शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस संवैधानिक प्रावधान के लिए किया जाता है? बजट शब्द है नहीं संविधान के अंदर, लेकिन इसका जो उल्लेख की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। 112 में क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख किया गया है।
इस तरीके से हम आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही क्लास को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें ऐसी ही बेस्ट क्लास बनाने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। धन्यवाद।